नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज में आज से हम लोग मार्च स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये मार्च का पहला वीडियो है और अब हम प्रयास करेंगे कि जितनी जल्दी से जल्दी जो है मंथली पूरे करंट अफेयर्स को कवर कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथियों, अगर आप आरओ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप एक गंभीर अभ्यर्थी हैं तो आप हमारे इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसमें कुल 11 फुल टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं और करंट अफेयर्स के 9 टेस्ट। इस तरह से आपको कुल 20 टेस्ट दिए जाते हैं, जिसकी पीडीएफ फाइल आपको मिलती है। ऑनलाइन एग्ज़ाम देने की, ऑनलाइन टेस्ट देने की आपको सुविधा मिलती है, जिससे आप बिल्कुल परीक्षा कक्ष जैसा माहौल महसूस कर सकें। तो आपके सामने हमारे क्रैश कोर्स के टेस्ट सीरीज की एक डेमो पीडीएफ की फ़ाइल आपके सामने खुली है। इसी तरह से आपको जो है सारी पीडीएफ जो मैंने आपको बताया दी जाती है। सभी प्रश्न उनके जो है बाइलिंगुअल उनका ट्रांसलेशन, यानी जो है हिंदी इंग्लिश में प्रश्न होते हैं, लेकिन व्याख्या जो है संपूर्ण उसकी हिंदी में होती है। प्रश्न का उत्तर देने के साथ ही में उसके बारे में जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो भी कंटेंट उस टॉपिक को क्लियर करने के लिए आवश्यक हैं, वो जो है व्याख्या में लिख दी जाती हैं, जो आप देख सकते हैं। इसी प्रकार जो है आपको सभी टेस्ट जो आप देंगे ऑनलाइन उसकी पीडीएफ दी जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि आपको जो है क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पूरा का पूरा नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है इस क्रैश कोर्स के माध्यम से। तो सबसे पहले आप हमारे इस डेमो टेस्ट की पीडीएफ फाइल को प्राप्त करें। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही पिन कमेंट में दिया हुआ है। अगर आपको कोई असुविधा है, आप उसको नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आप 9506742546 पर कॉल करके मांग सकते हैं। और अगर आप हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहें तो आप ज्वाइन आरओ लिखकर इसी नंबर पर व्हाट्सएप से भेज दीजिए। आपको क्रैश कोर्स से जुड़ने से संबंधित समस्त जानकारी रिप्लाई में दे दी जाएगी। कम से कम समय में सेलेक्टेड मटेरियल के साथ, टारगेटेड अध्ययन सामग्री के साथ और अति संभावित प्रश्न श्रृंखला के माध्यम से आरओ परीक्षा की तैयारी के लिए इससे बेहतर विकल्प शायद ही कहीं उपलब्ध है। अतः अपना निर्णय शीघ्र लें और इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ें। फ्रांस में भारत के नए राजदूत की नियुक्ति। जावेद अशरफ को फ्रांस में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है और वे वर्तमान में सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त के रूप में कार्यरत थे। वे विनय मोहन क्वात्रा का स्थान लेंगे, जिन्हें नेपाल में भारत के वर्तमान राजदूत मनोज सिंह पुरी के स्थान पर अगला राजदूत बनाया गया। यानी यहाँ पर 2 क्वेश्चन है। फ्रांस में जावेद अशरफ को राजदूत नियुक्त किया गया है और विनय मोहन क्वात्रा को नेपाल में भारत का राजदूत बनाया गया है। अगला फैक्ट देखते हैं। टेनिस से संन्यास की घोषणा। तो बहुत ही प्रसिद्ध विश्व स्तर का नाम है मारिया शारापोवा। तो रूस की खिलाड़ी मारिया शारापोवा ने टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। मारिया शारापोवा 5 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन और पूर्व WTA वर्ल्ड नंबर 1 की खिलाड़ी हैं। इन्होंने 36 WTA खिताब जीते हैं और लगातार 21 हफ्तों तक WTA में वर्ल्ड नंबर 1 की रैंक हासिल की है। अगला अपडेट, भारत का पहला प्रोटीन दिवस महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पहली बार मनाया गया है। तो भारत में पहला प्रोटीन दिवस कब मनाया गया? 27 फरवरी को मनाया गया। इसका उद्देश्य भारत में प्रोटीन के स्वास्थ्य लाभों के बारे में लोगों का ध्यान आकर्षित करना, जागरूकता बढ़ाना और उन्हें शिक्षित करना है और थाली में कम से कम 1/4 प्रोटीन को शामिल करना है। भारतीय प्रोटीन दिवस 2020 का विषय सभी नागरिकों के लिए रोजाना खुद से और दूसरों से पूछना है कि प्रोटीन में क्या है। यानी आप जो खाने जा रहे हैं उसमें आपने प्रोटीन में क्या शामिल किया है। कई देश विश्व स्तर पर 27 फरवरी को प्रोटीन दिवस के रूप में मनाते हैं और इस वर्ष से भारत भी इस अभियान में शामिल हो गया है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे, कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी, जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इस वर्ष के राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का विषय था वोमेन इन साइंस, यानी विज्ञान में महिलाएं। भारत सरकार ने 1986 में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। अगला अपडेट, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 फरवरी 2020 को भारतकूप चित्रकूट से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। ये एक्सप्रेसवे देश के 7 जिलों से गुजरेगा: चित्रकूट, बांदा,
महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा। तो उत्तर प्रदेश की ये 7 ज़िले हैं जो इसके रूट में आते हैं। ये एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड क्षेत्र को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से दिल्ली से जोड़ देगा, साथ ही बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 296 किलोमीटर होगी तथा ये 4 लेन होगा, जिसको 6 लेन तक बढ़ाया जा सकेगा। नेक्स्ट अपडेट, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019। तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019 के अनुसार विश्व के सबसे 30 ज़्यादा प्रदूषित शहरों में भारत के 21 शहर शामिल हैं। यूपी का गाजियाबाद इस लिस्ट में पहले नंबर पे है और टॉप 10 में 6 और टॉप 30 में कुल 21 शहर भारत के हैं। यानी टॉप 10 में 6 हैं भारत के और टॉप 30 की जो लिस्ट है में 21 शहर भारत के हैं। तो टॉप लिस्ट में गाजियाबाद के बाद चीन में होतन, पाकिस्तान में गुजरांवाला और फैसलाबाद और उसके बाद दिल्ली का नाम है। नेक्स्ट अपडेट, पाकिस्तान को टिड्डी दल हमले से बचाने के लिए बतख दल, ये बतख दल किसने भेजा है? चीन ने पाकिस्तान को टिड्डी दल हमले से बचाने के लिए बतख दल भेजने की घोषणा की है। चीन ने अपनी बत्तख फोर्स को सीमा पर भेज दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि एक बत्तख प्रतिदिन 200 टिड्डियों को खा सकती है और यह एक तरह से जैविक समाधान है जिससे फसल को नुकसान पहुंचाए बिना टिड्डियों से राहत पाई जा सकती है। अगला अपडेट देखते हैं, वाहनों के लिए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा राज्य बन गया है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश अब यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है और साथ में यूनिफाइड लाइसेंस जारी करने वाला उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा राज्य बन गया। यानी यूनिफाइड लाइसेंस सबसे पहले किसने जारी किया था? उत्तर प्रदेश ने जारी किया था। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने एक साथ दोनों स्मार्ट कार्ड जारी किए हैं। पूरे देश में यह कार्ड एक समान और एक रंग का है। पहाड़ी और खतरनाक क्षेत्रों में ड्राइविंग करने की क्षमता का भी इसमें उल्लेख किया गया है। विशिष्ट सीरियल नंबर होने के साथ ही इसमें आकस्मिक इमरजेंसी नंबर भी होगा। नए कार्ड के दोनों तरफ जानकारी अंकित होने के साथ ही आर्गन डोनर, क्यूआर कोड और अमान्य वाहन पंजीयन नंबर की भी जानकारी होगी। नेक्स्ट अपडेट, महिला बैडमिंटन खिलाड़ी एंटी करप्शन हेल्पलाइन की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुई। कौन? पीवी सिंधु। पीवी सिंधु को आंध्र प्रदेश सरकार की एंटी करप्शन हेल्पलाइन की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इसके अंतर्गत एंटी करप्शन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है एवं भ्रष्टाचार रोको शीर्षक से एक वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आंखें और कान खोले रखने को कहा गया है। भारत की पहली कॉमर्शियल लिक्विफाइड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बस कहाँ पर चली? तो भारत की पहली कॉमर्शियल एलएनजी बस केरल के कोच्चि शहर में लॉन्च की गई। इसे पेट्रोनेट द्वारा विकसित किया गया है। यह एक फिलिंग में 900 किलोमीटर तक का सफ़र तय करने की क्षमता रखती है और इसका फ्यूल क्या होगा? एलएनजी होगा। पेट्रोनेट ने देश में 28 एलएनजी वितरण केंद्र खोलने तथा केरल में 4 एलएनजी स्टेशन खोलने की योजना बनाई है। एलएनजी डीजल की तुलना में पर्यावरण के अनुकूल और लागत कुशल है। अगला अपडेट, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति चित्सू बतनबे का निधन। दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति चित्सू बतनबे का निधन हो गया है और वे कहाँ से थे? जापान से थे। 112 वर्ष थे। इनका जन्म 5 मार्च 1907 को हुआ था और 12 फरवरी 2020 को अपना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाणन इन्होंने प्राप्त किया था। इनके बाद अब ब्रिटेन के बॉब वेटन जो 111 वर्ष के हैं दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बन गए हैं। नेक्स्ट अपडेट, हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 के अनुसार विश्व के दूसरे सबसे बड़े युवा सेल्फ मेड बिलियनियर कौन हैं? तो युवा सेल्फ मेड बिलियनियर हैं वर्ल्ड के सबसे बड़े भारत के रितेश अग्रवाल। रितेश अग्रवाल ओयो रूम्स के संस्थापक हैं। 26 साल की उम्र में उनकी संपत्ति $1.1 बिलियन आंकी गई है। इनका जन्म 16 नवंबर 1993 को उड़ीसा में हुआ था और उन्होंने 2013 में 19 साल की उम्र में ओयो रूम्स की शुरुआत की थी। इस लिस्ट में अमेरिका की कायली क्रिस्टन जेनर हैं। ये कॉस्मेटिक कंपनी कायली कॉस्मेटिक्स की संस्थापक भी हैं और उनकी उम्र 22 वर्ष है। अगला अपडेट, अंतर्राष्ट्रीय केला सम्मेलन कहाँ पर हुआ?
तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अंतर्राष्ट्रीय केला सम्मेलन का आयोजन 22 फरवरी से 25 फरवरी तक किया गया। इसका आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान के द्वारा किया गया और ये राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र है कहाँ पर? तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में ही है। नेक्स्ट अपडेट, स्कूलों कॉलेजों में सभी प्रकार की हड़तालों पर प्रतिबंध लगा। कहाँ पर? केरल में। केरल उच्च न्यायालय ने स्कूलों कॉलेजों में सभी प्रकार की हड़तालों पर प्रतिबंध लगा दिया है। न्यायालय के अनुसार किसी को भी उन आंदोलनों में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए जो कक्षाओं के सुचारू संचालन को प्रभावित करते हैं। अदालत ने कहा है कि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है और किसी को भी उस अधिकार का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट अपडेट, वेनेजुएला में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। कौन? अभिषेक सिंह। ये वेनेजुएला में भारत के नए एम्बेसडर होंगे। वे राजीव कुमार नपल का स्थान लेंगे जिनका हाल ही में निधन हो गया था। वेनेजुएला दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का एक देश है। इसकी राजधानी कैरेकस है और मुद्रा जो है वेनेजुएला बोलीवियर है। नेक्स्ट अपडेट, दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों को सहायता उपकरण एवं डिवाइस का वितरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रयागराज में राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण एवं डिवाइस का वितरण 29 फरवरी को एक बड़े शिविर, जिसका नाम क्या दिया गया था? एडिप। एडिप का फुल फॉर्म क्या है? असिस्टेंट टू डिसेबल पर्सन फॉर परचेज फिटिंग ऑफ एड्स एंड अप्लायंसेज। इसके तहत वितरित किया गया और अब तक इस प्रकार का ये सबसे बड़ा वितरण शिविर है। राष्ट्रीय वयोश्री योजना को 2016 में आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में लॉन्च किया गया था। तब से इस प्रकार के 137 उपकरण वितरण शिविर आयोजित किए जा गए हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को सहायता उपकरण तथा डिवाइसेज उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट अपडेट, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये लखनऊ में स्थित है। इसका नाम बदल दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसका नाम बदलकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय रखने की घोषणा की गई है। इसके लिए राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में संशोधन किया जा रहा है। अगला अपडेट, बड़ौदा स्टार्टअप बैंकिंग पहल की शुरुआत कहाँ पर की गई? 15 शहरों में की गई। वित्त सचिव राजीव कुमार ने बड़ौदा स्टार्टअप बैंकिंग का उद्घाटन किया। इस पहल का उद्देश्य बैंक ऑफ बड़ौदा को स्टार्टअप कंपनियों के लिए पसंदीदा बैंकिंग सहयोगी बनाना और अगले 2 वर्षों में 2000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स को इस पहल के साथ जोड़ना है। बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय वडोदरा गुजरात में है और इसके एमडी एवं सीईओ कौन है? संजीव चड्ढा हैं। अध्यक्ष इसके हसमुख अधिया और बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन क्या है? भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक। ये जो है बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन है। नेक्स्ट अपडेट, तटीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और लोचशीलता पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य तटीय आपदा जोखिमों के बारे में बेहतर समझ विकसित करने के लिए मानव क्षमता को बढ़ाना ताकि आपदा जोखिम को कम करने में मदद मिल सके तथा आपदा से निपटने में लोचशीलता यानी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपदा प्रबंधन पर प्रधानमंत्री का 10 सूत्रीय एजेंडा और आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेंडाई फ्रेमवर्क को लागू करना, ये इसके 2 प्रमुख उद्देश्य हैं। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015 से 2030 के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क एक अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज है जिससे संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा 14 और 18 मार्च 2015 के बीच संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जापान के सेंदाई में आयोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर विश्व सम्मेलन में अपनाया गया था। सेंडाई फ्रेमवर्क एक प्रगतिशील फ्रेमवर्क है और इस महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क का उद्देश्य 2030 तक आपदाओं के कारण होने वाली महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का नुकसान और प्रभावी लोगों की संख्या को कम करना है। अगला अपडेट, रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स, इसकी शुरुआत कहाँ हुई? पश्चिम बंगाल के पश्चिम वर्धमान जिले के आसनसोल रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेल ने रेलवे यात्रियों के साथ साथ आम जनता के लिए अपना पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स शुरू किया। तो ये आपको बताना है कि आसनसोल रेलवे स्टेशन पे शुरू हुआ। इसका उद्घाटन पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने किया।
रेल यात्रियों को आकर्षित करने के लिए 2 मेमू कोच, जिनको कबाड़ घोषित किया जा चुका था, को नया रंग रूप देकर इसको बनाया गया है, जहां एक कोच को चाय और नाश्ते के आउटलेट के रूप में उपयोग किया जाएगा, वहीं दूसरे को पूर्ण रूप से 42 लोगों के बैठने वाला रेस्टोरेंट बनाया गया है। यहाँ पर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर उचित मूल्य पर मिलेंगे। नेक्स्ट अपडेट इम्पॉर्टेंट है। अधिकतम भाषाओं में संपादित फिल्मों के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड किसको मिला है? श्रीकर प्रसाद को। श्रीकर प्रसाद ने अधिकतम भाषाओं में संपादित फिल्मों के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान दर्ज कराया है। श्रीकर प्रसाद को 17 भाषाओं में फिल्मों के संपादन के लिए लिम्का रिकॉर्ड से प्रमाण पत्र दिया गया। इन्हें स्पेशल जूरी अवार्ड सहित 8 राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट अपडेट, ऑनलाइन भुगतान प्रोसेसर वर्ल्डलाइन इंडिया रिपोर्ट 2019। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में बेंगलुरु शहर में सबसे अधिक डिजिटल लेन देन हुआ है, और ये कब का है? 2019 में। 2019 में डिजिटल लेन देन सबसे ज़्यादा जो है बेंगलुरु में हुआ इंडिया में। बेंगलुरु के बाद दूसरे नंबर पे चेन्नई है, तीसरे नंबर पे मुंबई है, और पुणे जो है चौथे स्थान पर है। ऑनलाइन भुगतान प्रोसेसर वर्ल्डलाइन इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई भुगतान का सबसे पसंदीदा माध्यम था। इसके बाद जो है डेबिट कार्ड का स्थान है। नेक्स्ट अपडेट, बलबीर सिंह खुल्लर का निधन। बहुत ही फेमस हस्ती थे। कौन थे ये? पूर्व हॉकी खिलाड़ी थे। वे पंजाब के जालंधर जिले के संसारपुर गांव के निवासी थे। बलबीर सिंह खुल्लर 1968 के ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे। नेक्स्ट अपडेट, शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च को मनाया गया। इसकी इस वर्ष की थीम थी महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ शून्य भेदभाव। संयुक्त राष्ट्र एड्स यानी यूएन एड्स कार्यक्रम द्वारा शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। इसे 2014 में पहली बार मनाया गया था। इसे एड्स कार्यक्रम से जोड़ा गया है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि एड्स को मिटाने के लिए महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव से लड़ना जरूरी है। तितली को शून्य भेदभाव दिवस के प्रतीक के रूप में चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र एड्स का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 26 जुलाई 1994 को की गई थी, और इसके कार्यकारी निदेशक बिनी वयानी माँ हैं। नेक्स्ट अपडेट, मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मोइनुद्दीन यासीन मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, और हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री मताहिर मोहम्मद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अगला अपडेट, जाति आधारित जनगणना करने के लिए प्रस्ताव पारित किसने किया है? बिहार ने। बिहार में जाति आधारित जनगणना करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है। अब इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। इससे पहले महाराष्ट्र ने जाति आधारित जनगणना कराने के लिए प्रस्ताव पारित किया था। नेक्स्ट अपडेट, सुपोषित माँ अभियान। सुपोषित माँ अभियान राजस्थान में शुरू किया गया है। इसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हाल ही में कोटा में किया है। तो नया अभियान है और राजस्थान से जुड़ा है, इसलिए याद रखिएगा कि राजस्थान का है ये। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों के स्वास्थ्य को दुरुस्त बनाए रखना। इस अभियान के तहत 1000 गर्भवती महिलाओं को 9 महीने तक पोषक तत्वों से भरपूर भोजन की किट दी जाएगी। अगला अपडेट, HDFC ने एयरलाइन इंडिगो के साथ सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। HDFC ने एयरलाइन इंडिगो के साथ सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इस कार्ड का नाम काचिंग क्रेडिट कार्ड है, जो कि मास्टर कार्ड द्वारा संचालित है। काचिंग लेबल वाले कार्ड में कंफर्टेबल एयर टिकट, लाउंज एक्सेस, 5% कैशबैक जैसे कई फ़ायदे मिलेंगे। HDFC बैंक देश में अब तक का सबसे बड़ा क्रेडिट कार्ड जारी करता है। ये भी फैक्ट महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट अपडेट, स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 महत्वपूर्ण है। किसको मिला है? जादव पायेंग को। जादव पायेंग बहुत ही फेमस हस्ती हैं और इनका एक उपनाम है फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। इसको याद रखिएगा, जादव पायेंग। जादव पायेंग असम में पर्यावरण कार्यकर्ता और वन कार्यकर्ता हैं। पिछले कुछ वर्षों में इन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी के एक सैंडबार पर पेड़ लगाए और उसे वन रिजर्व में परिवर्तित किया। स्वामी विवेकानंद स्मृति कर्मयोग अवार्ड का आयोजन माई होम इंडिया के द्वारा नई दिल्ली में किया जाता है। इस पुरस्कार में एक ट्रॉफी, सस्वर पाठ और 1 लाख रुपए शामिल है। नेक्स्ट अपडेट, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च को।
विश्व नागरिक रक्षा दिवस 2020 का विषय था बच्चों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी। इस दिन को 1990 में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन ICDO द्वारा शामिल किया गया था। इस दिवस के दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला है नागरिक सुरक्षा के बारे में पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित करना और दूसरा है दुर्घटनाओं या आपदाओं की स्थिति में रोकथाम के लिए जागरूकता बढ़ाने और रोकथाम और आत्म सुरक्षा उपायों के लिए जनता का ध्यान आकर्षित करना। अगला अपडेट, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का शुभारंभ कहाँ से किया गया? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का शुभारंभ हुआ। इस महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष ऋषिकेश में 1 से 7 मार्च तक किया जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। इसमें 11 देशों के योग शिक्षक और चिकित्सकों ने भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। ये उससे पहले मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस महोत्सव है। अगला अपडेट, घोंघे की एक नई प्रजाति की खोज हुई है। तो नीदरलैंड्स के वैज्ञानिकों ने ब्रुनेई में खोजी एक घोंघे की प्रजाति का नाम स्वीडन की जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर रखा है। क्रेस्प्रिडोपिट्स ग्रेटा थनबर्गे भूमि घोंघा है, यानी स्थलीय घोंघा है। इसकी एक नई प्रजाति खोजी गई है। ये घोंघा सूखे, वन क्षरण और तापमान वृद्धि पर संवेदनशील होने के लिए जाना जाता है। यह घोंघे के एक समूह के अंतर्गत आता है जिसे काइनोगैस्ट्रोपोडस कहते हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता फैलाने में ग्रेटा के प्रयासों के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट अपडेट, जम्मू शहर के ऐतिहासिक सिटी चौक का नाम बदल दिया गया है और इसका नाम क्या कर दिया गया है? भारत माता चौक कर दिया है। यह फैसला भाजपा के नेतृत्व वाले जम्मू नगर निगम के द्वारा जनरल हाउस में इससे संबंधित प्रस्ताव पारित करके किया गया। इसके अलावा शहर में पंजतीर्थी के पास सर्कुलर रोड से चौक का नाम बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल जी चौक कर दिया गया है। नेक्स्ट अपडेट, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020। इसमें जो है चंडीगढ़ का जो पंजाब विश्वविद्यालय है उसने 17 स्वर्ण पदक जीते, 19 रजत और 10 कांस्य, और उसके साथ वो विजेता बन गया। तो आपको बताना है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में विजेता टीम कौन सी है? पंजाब यूनिवर्सिटी। दूसरे स्थान पर सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय है। तीसरे स्थान पर पटियाला का पंजाबी विश्वविद्यालय है। और भारत की सबसे तेज महिला धावक दुती चंद कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान से 200 मीटर और 100 मीटर में स्पर्धा में स्वर्ण पदक इन्होंने जीते। उड़ीसा के भुवनेश्वर में प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का आयोजन किया गया। इन खेलों का आयोजन भुवनेश्वर में 21 फरवरी से 1 मार्च के बीच में किया गया था। नेक्स्ट अपडेट, विश्व वन्यजीव दिवस यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष विश्व स्तर पर पृथ्वी पर मौजूद वन्य जीवों और वनस्पतियों की सुंदरता और विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2020 में इसे बायोडाइवर्सिटी सुपर वे यानी जैव विविधता सुपर वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इस वर्ष के विश्व वन्यजीव दिवस का विषय है सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ, यानी पृथ्वी पर सभी जीव का जीवन बनाए रखना। नेक्स्ट अपडेट, विश्व उत्पादकता कांग्रेस के 19वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर प्रस्तावित है? ये बंगलोर में किया जाएगा, बेंगलुरु में। इसका नाम क्या है? वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी कांग्रेस, जिसका 19वां संस्करण बेंगलुरु में आयोजित होगा। विश्व उत्पादकता कांग्रेस का आयोजन वर्ल्ड कन्फेडरेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी साइंसेज के द्वारा किया जाता है। ये कांग्रेस पहली बार 1974 में भारत में आयोजित की गई थी। इसके बाद 45 वर्षों बाद अब 2020 में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य उत्पादकता बढ़ाने में सरकार के दृष्टिकोण को उत्प्रेरित करना है। विश्व उत्पादकता कांग्रेस का इस वर्ष का विषय है इंडस्ट्री 4.0 इनोवेशन एंड प्रोडक्टिविटी। वर्ल्ड कन्फेडरेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी साइंस का मुख्यालय मॉन्ट्रियल में है, जो कि कनाडा का है, और इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। नेक्स्ट अपडेट, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG के रीजनल हब परिसर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? ये उद्घाटन पश्चिम बंगाल के कोलकाता में किया गया। इसका उद्देश्य बहादुर NSG जवानों को उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध कराना है और इसे 162 करोड़ की लागत से तैयार किया
जाएगा। नेक्स्ट अपडेट, राष्ट्रीय अभ्यारण्य हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित। तो ये कौन सा राष्ट्रीय अभ्यारण्य है? भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य को हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। इस अभ्यारण्य में गंगा डॉल्फिन और गंभीर रूप से लुप्त प्राय घड़ियाल पाए जाते हैं। इस प्रजाति के लगभग 75% घड़ियाल इस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। यह इनका प्राकृतिक आवास माना जाता है। इको सेंसिटिव जोन घोषित होने के बाद यहाँ रिसॉर्ट, होटल या अन्य किसी आवासीय और औद्योगिक भवनों के निर्माण पर प्रतिबंध रहेगा। यह अभ्यारण्य विंध्य रेंज से शुरू होकर चंबल नदी और यमुना नदी तक फैला हुआ है। इको सेंसिटिव जोन पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील या कमजोर संरक्षित क्षेत्र है। नेक्स्ट अपडेट, मैक्सिकन ओपन स्पर्धा में एकल टेनिस खिताब किसने जीता है? और राफेल नडाल ने मैक्सिकन ओपन स्पर्धा में एकल टेनिस खिताब जीता है। यह उनके करियर का 85वां एकल खिताब है। राफेल नडाल ने अमेरिका के फ्रिट्ज को 6-3, 6-2 से हराकर तीसरी बार मैक्सिको ओपन का खिताब जीता है। और महिला वर्ग में 7वीं वरीयता प्राप्त ब्रिटेन की हीथर वॉटसन ने यह खिताब जीता है। अगला अपडेट देखते हैं, मिशन पूर्वोदय के लिए भागीदार देश। मिशन पूर्वोदय के लिए भागीदार देश कौन है? जापान है। इसके अंतर्गत भारत सरकार उड़ीसा को स्टील हब के रूप में विकसित करेगी और इस कार्य के लिए जापान सरकार से मदद ली जाएगी। उड़ीसा को उसके रणनीतिक स्थान, कच्चे माल की उपलब्धता और मजबूत कनेक्टिविटी के कारण स्टील हब की स्थापना के लिए चुना गया है। कलिंग नगर को मिशन पूर्वोदय के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। मिशन पूर्वोदय को जनवरी 2020 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य पूर्वी भारत को एक एकीकृत स्टील हब के रूप में विकसित करना है और इस मिशन का उद्देश्य रोजगार के अवसर पैदा करना तथा स्टील सेक्टर के विकास को बढ़ावा देना है। अगला अपडेट, भारत के बैडमिंटन एकल कोच के रूप में आगुस डवी की नियुक्ति। तो भारत के बैडमिंटन एकल कोच के रूप में आगुस डवी को नियुक्त किया गया है। आगुस डवी इंडोनेशिया के अनुभवी कोच हैं जो कि पीवी सिंधु सहित बैडमिंटन एकल खिलाड़ियों को ओलंपिक खेलों के लिए मार्गदर्शन देंगे। नेक्स्ट अपडेट, विश्व श्रवण दिवस या वर्ल्ड हियरिंग डे कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व श्रवण दिवस बहरेपन और सुनने की क्षमता की हानि को रोकने के लिए दुनिया भर में कान और सुनने की क्षमता की देखभाल को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 2020 में इसकी थीम है हियरिंग फॉर लाइफ, डोंट लेट हियरिंग लॉस लिमिट यू, यानी सुनवाई हानि आपको सीमित ना करे, जीवन के लिए सुनवाई। ये जो है 2020 की थीम है, जो ये बताता है कि समय पर और प्रभावी हस्तक्षेप से ये सुनिश्चित करेगा कि सुनवाई हानि वाले लोग अपनी पूरी क्षमता प्राप्त कर सकें। अगला अपडेट, एकम उत्सव सप्ताह भर चलने वाला एकम उत्सव का उद्घाटन 2 मार्च को नई दिल्ली में किया गया। दिव्यांग कारीगरों और उद्यमियों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए इस उत्सव का आयोजन किया गया। इसमें 80 से अधिक दिव्यांग उद्यमियों और कारीगरों ने भाग लिया। इसका आयोजन NHFDC यानी नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा किया गया। NHFDC सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत कार्य करता है। इसकी स्थापना 1997 में की गई। यह दिव्यांगों और विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वर्तमान में यह विशेष माइक्रो फाइनेंस योजना लागू कर रहा है। NHFDC स्वावलंबन केंद्र की भी शुरुआत की है। नेक्स्ट अपडेट, प्रसिद्ध बौद्ध धर्मगुरु शुद्धानंद महात्रो का निधन। बांग्लादेश के बौद्ध कृष्टि प्रचार संघ के प्रमुख बौद्ध धर्मगुरु शुद्धानंद महात्रो का निधन ढाका में 3 मार्च को हो गया। उन्हें कई सामाजिक उत्थान कार्यक्रमों को चलाने के लिए जाना जाता है, जिसमें विशेष रूप से धर्मराजिका बौद्ध मठ का अनाथालय शामिल है, जहां 350 बच्चों का पालन पोषण किया जाता है। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन रैंकिंग में 4था स्थान किसने प्राप्त किया है? भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने हाल ही में FIH यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन रैंकिंग में 4th प्लेस प्राप्त किया है। विश्व चैंपियन बेल्जियम का शीर्ष स्थान है, ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पे है और हॉलैंड तीसरे स्थान पे है। और ओलंपिक चैंपियन अर्जेंटीना जो है 5वें स्थान पे है, जो कि भारत के पीछे है। नेक्स्ट अपडेट, अजलान शाह कप का आयोजन। इसको जो है
आगे बढ़ा दिया गया है। कोरोना वायरस प्रकोप के कारण अजलान शाह कप का आयोजन अब अप्रैल के बजाय 24 सितंबर से 3 अक्टूबर तक किया जाएगा। इसका आयोजन मलेशिया के इपोह में किया जाएगा। इस वर्ष कोरोना वायरस महामारी के कारण भारत ने इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने का फैसला किया था। नेक्स्ट अपडेट, जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय महाराजा गुलाब सिंह के नाम पर इसका नामकरण किया जा रहा है। तो जम्मू नगर निगम ने जम्मू विश्वविद्यालय को महाराजा गुलाब सिंह के नाम पर रखने का प्रस्ताव पारित किया है। महाराजा गुलाब सिंह ने डोगरा वंश की स्थापना की थी और वर्ष 1846 में जम्मू कश्मीर के वे पहले सम्राट बने थे। महाराजा गुलाब सिंह ने वर्ष 1846 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट अपडेट, 2 करोड़ ग्राहक जोड़ने की बड़ी उपलब्धि हासिल की किसने? इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने हाल ही में 2 करोड़ ग्राहक जोड़ने की बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पिछले साल अगस्त में आईपीपीबी ने यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपने संचालन के 1 साल के भीतर 1 करोड़ ग्राहकों के आंकड़ों को प्राप्त कर लिया था और इसके बाद अगले साल 1 करोड़ ग्राहक केवल 5 महीने में जुड़े। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक औसतन एक तिमाही में लगभग 33 लाख अकाउंट खोलता है या मेंटेन करता है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक डोर स्टेप बैंकिंग की सुविधा प्रदान करता है। ये सुविधा आधार से लिंक किसी भी बैंक अकाउंट का एक्सेस देने पर ग्राहक को मिलती है। नेक्स्ट अपडेट, भारत में गूगल क्लाउड क्षेत्र की स्थापना करने की घोषणा। तो भारत में दिल्ली में गूगल द्वारा गूगल क्लाउड क्षेत्र की स्थापना 2021 तक करने की घोषणा की गई है। ये भारत में मुंबई के बाद गूगल का दूसरा बड़ा क्लाउड रीजन होगा। मुंबई में 2017 में गूगल क्लाउड क्षेत्र को लॉन्च किया गया था और एशिया प्रशांत क्षेत्र में गूगल के 22 क्लाउड क्षेत्र हैं। दिल्ली क्लाउड क्षेत्र के साथ गूगल टोरंटो कनाडा, मेलबोर्न जो कि ऑस्ट्रेलिया में है और दोहा जो कि कतर में है, यहाँ भी अपना डेटा सेंटर खोलेगा। गूगल क्लाउड सेवाएं अब दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में उपलब्ध हैं। इन क्षेत्रों में डाटा संग्रहित किया जाता है। ये डाटा स्टोरेज क्षेत्र कई कंपनियों को अपना डेटा स्टोर करने और सुरक्षित करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट अपडेट, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 4 मार्च को इस बार मनाया गया। इस दिन से राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह यानी 4 मार्च से 10 मार्च तक राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह भी मनाया जाएगा। इस दिन को मनाने का उद्देश्य कर्मचारियों और आम लोगों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता और दुर्घटना को रोकना है। 4 मार्च 1966 को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। यह एक गैर स्वशासी निकाय है जो कि सार्वजनिक सेवा के लिए गैर सरकारी और गैर लाभकारी संगठन के रूप में कार्य करता है। इसके बाद 1972 में इस संगठन द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। अगला अपडेट, सरकार द्वारा दरवाजे तक डीजल पहुंचाने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च। सरकार द्वारा दरवाजे तक डीजल पहुंचाने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है फ्यूल हमसफर मोबाइल ऐप। श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संतोष गंगवार ने नई दिल्ली में आवासीय सोसाइटियों, होटलों और अस्पतालों के दरवाजे तक डीजल पहुंचाने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट अपडेट, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में स्नातक छात्रों के लिए जीवन कौशल पाठ्यक्रम। तो यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में स्नातक छात्रों के लिए जीवन कौशल पाठ्यक्रम विकसित किया है। इसमें संचार कौशल, व्यावसायिक कौशल, नेतृत्व और प्रबंधन कौशल और सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों पर पाठ्यक्रम शामिल है। इसका उद्देश्य व्यवहारिक अनुभव के माध्यम से किसी की क्षमता को साकार करने का अवसर प्रदान करना है। अगला अपडेट, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी महत्वपूर्ण है बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जनवरी 2021 में पुणे शहर इस बार 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस यानी इंडियन साइंस कांग्रेस की मेजबानी करेगा। पुणे में 100 वर्षों के इतिहास में चौथी बार इसका आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर आधारित होगा। नेक्स्ट अपडेट, अमेरिकी शोध संस्थान ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी की रिपोर्ट। तो अमेरिकी शोध संस्थान है ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी। इसकी रिपोर्ट के अनुसार व्यापार के जरिए काले धन को सफ़ेद करने वालों के मामले में भारत 135 देशों की सूची में 83.5 अरब डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर है। याद रखिएगा, भारत का इस सूची में कौन सा स्थान है? 3rd प्लेस है।
चीन पहले स्थान पे है और इसके बाद मैक्सिको जो है दूसरे स्थान पर है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब अवैध तरीके से कमाए गए काले धन को वैध तरीके से कमाए गए धन के रूप में दिखाने से होता है। मनी लॉन्ड्रिंग अवैध रूप से प्राप्त धनराशि को छुपाने का एक तरीका है। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग की जो लिस्ट है महत्वपूर्ण है। इसमें भारत तीसरे स्थान पे है, चाइना पहले स्थान पे है और उसके बाद मैक्सिको दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट अपडेट, ई विधान प्रक्रिया लागू की गई कहाँ पर? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा में ई विधान प्रक्रिया लागू की गई है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत अब सदन की प्रत्येक कार्रवाई बिना कागज के इस्तेमाल के की जाएगी। ई विधानसभा परियोजना के लागू होने के साथ अब विधायक विधानसभा से संबंधित जानकारी, व्यवसाय की सूची, सदन की कार्रवाई से संबंधित प्रश्न और अन्य दस्तावेजों को अपने लैपटॉप और टैबलेट या कंप्यूटर के माध्यम से देख एवं पढ़ सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 60 सीटें हैं। नेक्स्ट अपडेट, तुर्की में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? संजय कुमार पांडा को तुर्की में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा है और इसकी मुद्रा जो है तुर्की लीरा है। नेक्स्ट अपडेट, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर का इस्तीफा। तो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर श्री NS विश्वनाथन ने स्वास्थ्य समस्याओं के दृष्टिगत अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इन्हें 28 जून 2016 को 3 साल के लिए डिप्टी गवर्नर बनाया गया था। इसके बाद 1 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा था। आरबीआई ने 31 मार्च तक उनके पद पर बने रहने का अनुरोध के साथ इस्तीफे को स्वीकार कर लिया था। आरबीआई के 25वें गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। नेक्स्ट अपडेट, छात्र स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? स्थान महत्वपूर्ण है, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में छात्र स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ हुआ। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने स्कूल खोले जाने वाले बच्चों में कुपोषण की जांच के लिए इस योजना की शुरुआत की है। इसमें बच्चों की जांच शाला स्तर पर यानी स्कूल स्तर पर की जाएगी। 100 वुमेन ऑफ ईयर सूची में शामिल कौन शामिल हुआ है? टाइम्स पत्रिका के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 100 वुमेन ऑफ द ईयर में सूची में शामिल किया गया है। इसमें इंदिरा गांधी के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी राजकुमारी अमृत कौर को टाइम पत्रिका ने पिछली शताब्दी की विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया है। टाइम ने अमृत कौर को 1947 और इंदिरा गांधी को 1976 के लिए वुमेन ऑफ द ईयर घोषित किया है। नए वित्त सचिव, केंद्र सरकार ने वर्तमान राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे को वित्त सचिव बनाए जाने की घोषणा की है और वे राजीव कुमार का स्थान लेंगे। इससे पहले वे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य कर चुके हैं। अगला अपडेट, टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता कौन नियुक्त हुए हैं? तो पूर्व भारतीय स्पिनर सुनील जोशी को बीसीसीआई की सलाहकार समिति ने टीम इंडिया का चीफ सेलेक्टर यानी मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया है। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली हैं और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। कोच जोगिंदर सिंह सैनी का निधन। जोगिंदर सिंह सैनी प्रसिद्ध एथलेटिक्स कोच थे। वे पंजाब से थे। उन्हें 1997 में भारतीय एथलेटिक्स में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। मिर्ची महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? प्लेस इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के कसराबाद में मिर्ची महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव का उद्देश्य राज्य के कारोबारियों, निवेशकों और निर्यातकों के लिए एक बड़ा व्यापारिक अवसर प्रदान करना है। मध्य प्रदेश के निमाड़ और मालवा क्षेत्र में मिर्ची के सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र हैं। नेक्स्ट अपडेट, भारतीय नौसेना द्वारा कोरोना वायरस के कारण मिलन अभ्यास 2020 को स्थगित कर दिया है। तो भारतीय नौसेना द्वारा कोरोना वायरस के कारण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मिलन 2020 स्थगित कर दिया है। मिलन नौसैनिक अभ्यास 18 से 28 मार्च के बीच होना तय था। इस नौसैनिक अभ्यास में 40 देशों के भाग लेने की उम्मीद थी। नेक्स्ट अपडेट, जनेज जानसा स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री बने। स्लोवेनियाई डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जनेज जानसा स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री बने हैं। वे कार्यवाहक प्रधानमंत्री मार्जन सरेक का स्थान लेंगे। स्लोवेनिया के राष्ट्रपति
बोरूत पहोर हैं, स्लोवेनिया की राजधानी जुबलाजना, और मुद्रा जो है वहाँ की क्या है, यूरो है। अगला अपडेट, चौथे वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ, कोच्चि यानी केरल में हुआ। इस महोत्सव की विषय वस्तु क्या है, आयुर्वेद चिकित्सा पर्यटन भारत की साख बनाना है, यानी आयुर्वेद मेडिकल टूरिज्म एक्चुअलाइजिंग इंडियाज क्रेडिबिलिटी। इसका आयोजन सेंटर फॉर इनोवेशन इन साइंस एंड सोशल एक्शन के द्वारा किया जा रहा है। यह दुनिया भर में आयोजित किए जाने वाला सबसे बड़ा आयुर्वेदिक महोत्सव है। नेक्स्ट अपडेट, स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, करीना कपूर खान को प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। प्यूमा जर्मन स्पोर्ट्स वियर ब्रांड है जो अपने जूते, कपड़े, स्पोर्ट्स एसेसरीज के डिजाइन और परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी लोकप्रिय है। नेक्स्ट अपडेट, जेवियर पेरेज डी क्वेलर का निधन। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व प्रमुख जेवियर पेरेज डी क्वेलर का निधन हो गया है। वे इराक ईरान युद्ध के संघर्ष विराम सहित अपने शांति प्रयासियों के लिए जाने जाते हैं। जेवियर पेरेज डी क्वेलर ने 1981 से 1991 तक संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में कार्य किया था, जब उन्हें अक्सर स्वभाव और प्रकृति के द्वारा शांतवादी के रूप में वर्णित किया गया था। नेक्स्ट अपडेट, फार्मा सामग्रियों और दवाओं पर निर्यात प्रतिबंध। सरकार ने पैरासीटामॉल, विटामिन B1, B12 सहित 26 फार्मा सामग्रियों और दवाओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध चीन में कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण लगाया गया था। सार्वजनिक परिवहन को निःशुल्क बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है, तो सार्वजनिक परिवहन को निःशुल्क बनाने वाला दुनिया का पहला देश लग्जमबर्ग है। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हाल ही में लग्जमबर्ग ने सड़क की भीड़ और प्रदूषण से निपटने के साथ ही कम आय वाले लोगों का समर्थन करने के लिए ट्रेनों, ट्रामों और बसों के किराए को समाप्त कर दिया है। लग्जमबर्ग की राजधानी जो है लग्जमबर्ग सिटी है और मुद्रा जिसकी क्या है, यूरो है। नेक्स्ट अपडेट, आईसीसी महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसको मिला है, शेफाली वर्मा को। इन्होंने न्यूजीलैंड की सुजी बेट्स का स्थान लिया है। ये मिताली राज के बाद महिलाओं की T20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली दूसरी भारतीय बल्लेबाज हैं। भारतीय गेंदबाजों में पूनम यादव 8वें स्थान पर हैं। नेक्स्ट अपडेट, जन औषधि दिवस। जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है, 7 मार्च को मनाया गया। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य जेनेरिक दवाओं के उपयोग के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना है। पहला जन औषधि दिवस 7 मार्च 2019 को मनाया गया। देश भर में 1 मार्च से 7 मार्च तक जन औषधि सप्ताह भी मनाया गया। यस बैंक पर रोक लगाई गई है। आरबीआई ने नकदी संकट से जूझ रहे निजी क्षेत्र के यस बैंक पर रोक लगाते हुए उसके निदेशक मंडल को भंग कर दिया है। आरबीआई ने इसके अतिरिक्त बैंक के जमाकर्ताओं के लिए 50,000 रुपये की निकासी की सीमा तय की है। कुछ विशेष परिस्थितियों में 5 लाख रुपए तक निकाले जा सकते हैं। आरबीआई ने इसके साथ ही बैंक के कारोबार पर कई तरह के पाबंदियां लगा दी हैं। नेक्स्ट अपडेट, भारतीय सेना के प्रज्ञान कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन। भारतीय सेना के प्रज्ञान कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में सेंटर फॉर द लैंड वॉरफेयर स्टडीज़ के द्वारा किया गया, जिसको क्लॉज कहते हैं। इस कॉन्क्लेव का विषय क्या था, भूमि युद्ध के परिवर्तन के लक्षण और सैन्य पर इसका प्रभाव। नेक्स्ट अपडेट, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन बन गई है, गैरसैंड। गैरसैंड को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए जाने की घोषणा की गई है। गैरसैंड चमोली जिले में स्थित एक तहसील है। उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2009 को उत्तर प्रदेश से अलग करके किया गया था। इस समय देहरादून को उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी बनाया गया था। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। नेक्स्ट अपडेट, T20 मैचों में 500 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो T20 मैचों में 500 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी हैं कीरोन पोलाई, जो कि कहाँ के खिलाड़ी हैं, वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं। वे वेस्ट इंडीज़ टीम के कप्तान हैं। 453 मैचों के साथ डेवन ब्रावो जो कि वेस्ट इंडीज के हैं और 404 मैचों के साथ क्रिस गेल वेस्ट इंडीज के क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 8 मार्च को मनाया जाता है हर साल। इस वर्ष महिला दिवस को बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन की 25वीं वर्षगांठ को ध्यान में रखकर मनाया गया, जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण के लिए सबसे दूरदर्शी एजेंडे को पूरा करने के लिए बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 का विषय है आई एम जनरेशन इक्वालिटी, रियलाइजिंग वुमेन्स राइट। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 की थीम अभियान क्या है? हैशटैग ईच फॉर इक्वल। तो इसका विषय याद रखिएगा, आई एम जनरेशन इक्वालिटी, रियलाइजिंग वुमेन राइट्स। और इसका जो अभियान है उसका भी आप याद रखिएगा, हैशटैग ईच फॉर इक्वल। नेक्स्ट अपडेट, महिला T20 विश्व कप का खिताब किस टीम ने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है भारत को 85 रन से हराकर, और ऑस्ट्रेलिया ने इसे 5वीं बार लगातार रिकॉर्ड जीता है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप के 7वें संस्करण का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में 21 फरवरी से 8 मार्च तक किया गया। टूर्नामेंट का अंतिम मैच मेलबॉर्न क्रिकेट ग्राउंड में किया गया था। इस टूर्नामेंट में कुल 10 टीमों ने हिस्सा लिया था। बेथ मूनी जो कि ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर हैं, इनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, और इन्होंने टूर्नामेंट के शीर्ष उच्चतम स्कोर 259 रन बनाए थे। उसके बाद एलिसा हेली जो कि ऑस्ट्रेलिया की, इनको प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। टूर्नामेंट की शीर्ष विकेट लेने वाली खिलाड़ी हैं मैगन सूट, ये भी जो है ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर हैं। नेक्स्ट अपडेट, विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल करने हेतु स्थलों को नामित किया गया है। कितने स्थल हैं ये? 2 स्थान हैं, जिसमें धौलावीरा है, जो जानते हैं आप, एक हड़प्पा कालीन शहर है धौलावीरा, और दूसरा क्या है? दक्कन सल्तनत के स्मारक और किले हैं। तो धौलावीरा के बारे में जानते हैं। धौलावीरा गुजरात का एक पुरातात्विक स्थल है। इसमें प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के खंडहर हैं। ये भारत क्षेत्र में अब तक सबसे बड़े वन्यजीव अभ्यारण्य कच्छ रेगिस्तान वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है, और यह स्थल कर्क रेखा पर स्थित है। दक्कन सल्तनत में 5 प्रमुख राज्य थे। उन्हें दक्कन के पठार में विंध्य श्रेणी और कृष्णा नदी के बीच के क्षेत्र पर शासन किया था। दक्कन सल्तनत स्मारक और किले के रूप में संबोधित किए जाने वाले 4 प्रमुख स्थान कौन से हैं? बीदर का किला, बीजापुर स्मारक, इसमें दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद शामिल है जिसका निर्माण आधुनिक युग से पहले किया गया था। गोलकंडा का किला, ये किला अपने जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है। और गुलबर्गा का किला, यह बहमनी सल्तनत की प्रारंभिक राजधानी। तो ये दक्कन सल्तनत स्मारक में जो है शामिल स्थल हैं। अगला अपडेट, चौथी बार टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स पुरस्कारों में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसको चुना गया? पीवी सिंधु को। पीवी सिंधु को हाल ही में चौथे बार टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स पुरस्कारों में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। रियो ओलंपिक की रजत पदकधारी पीवी सिंधु ने पिछले साल स्विट्जरलैंड के बॉसेल में विश्व चैंपियन का स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने अनब्रेकेबल स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स पुरस्कार भी जीता है। अगला अपडेट, इंडिया फार्मा 2020 और भारत मेडिकल डिवाइस 2020 सम्मेलन और प्रदर्शनी का 5वां संस्करण आयोजित। कहाँ पर किया गया ये आयोजन? गांधीनगर गुजरात में किया गया 5 से 7 मार्च तक। और इसका आयोजन किसने किया? फार्मास्यूटिकल विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ यानी फिक्की के साथ मिलकर जो है ये आयोजन हुआ। इस सम्मेलन का जो विषय था वो था इंडिया फार्मा अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर और इंडिया मेडिकल डिवाइसेज की चुनौतियाँ, यूनिवर्सल हेल्थ केयर के लिए किफ़ायती, जिम्मेदार और क्वालिटी मेडिकल डिवाइस को बढ़ावा देना। ये जो है इस सम्मेलन का विषय था। नेक्स्ट अपडेट, सरकारी बैंकों के विलय से 4 बैंक बनाने को मंजूरी। अब तो ये हो भी चुका है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 सरकारी बैंकों को विलय से 4 बैंक बनाने को मंजूरी दे दी है। ये विलय 1 अप्रैल से प्रभावी हो चुका है। इससे सरकारी बैंकों की संख्या घटकर 12 रह गई है, जो 2017 में 27 थी। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया है। इस विलय के बाद पीएनबी इस साल 1 अप्रैल से भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया। इसके अलावा सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक और इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक के साथ विलय किया गया है। इसी प्रकार आंध्रा बैंक तथा कॉरपोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ विलय हुआ है। नेक्स्ट अपडेट,
128वें राष्ट्रमंडल पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार का विजेता कौन है? पर्यावरण कार्यकर्ता जादव पायेंग को 128वें राष्ट्रमंडल पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार का विजेता नामित किया गया है। ये पुरस्कार 53 राष्ट्रमंडल देशों के उन लोगों को उनके समुदायों और दुनिया के लिए कुछ विशिष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ने पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनी असाधारण स्वैच्छिक सेवा के लिए जादव पायेंग को सम्मानित किया है। इन्हें फॉरेस्ट मैन भी कहा जाता है, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इन्होंने पिछले वर्ष कई ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे जंगल का निर्माण कर विभिन्न प्रजातियों के जानवरों और पक्षियों का घर बनाने का काम किया है, जिसका नाम मोलाई वन रखा गया। हाल ही में इन्हें 6वें विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट अपडेट, आहार भोजन और आतिथ्य मेले के 35वें संस्करण का आयोजन। दिल्ली में आयोजित हुए आहार भोजन और आतिथ्य मेले के 35वें संस्करण का आयोजन 3 से 7 मार्च तक ITPO यानी इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन भारत व्यापार संगठन के द्वारा किया गया। इस वर्ष मेले में भारत और विदेशों के 750 से अधिक प्रतिभागियों के खाद्य उत्पादों, मशीनरी, आतिथ्य, खाद्य एवं पेय उपकरण, सजावट के सामान इत्यादि की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित की जा रही है। नेक्स्ट अपडेट, AI संचालित ड्रोन विकसित। IIT मद्रास ने AI संचालित ड्रोन विकसित किया है। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यह प्रणाली कानून प्रवर्तन एजेंसियों, सुरक्षा सेवाओं और सशस्त्र बलों को महत्वपूर्ण नागरिक और सैन्य प्रतिष्ठानों पर निगरानी करने को लेकर दुष्ट ड्रोनों तक हवाई क्षेत्र की सुरक्षा में मदद कर सकता है। ये ड्रोन हानि पहुंचाने वाले ड्रोनों को ट्रैक करता है और अपने GPS नेविगेशन सिस्टम से हैक करता है। अगला अपडेट, औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम बदल दिया गया है। क्या नाम रख दिया गया है इसका? छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा इसका नाम रखा गया है। संभाजी महाराज ने प्रसिद्ध मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज का स्थान लिया था। नेक्स्ट अपडेट, अत्तुकुल पोंगल पर्व। अत्तुकुल पोंगल पर्व केरल में महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है। इसका आयोजन तिरुवनंतपुरम में किया गया। यह 10 दिवसीय पर्व प्रत्येक वर्ष मकरम कुंभ मलयालम महीने में मनाया जाता है। अत्तुकुल पोंगल पर्व देवी के गीत से शुरू होता है। इस पर्व का 9वां दिन सबसे खास होता है। इस दिन महिलाएं अत्तुकुल भवानी मंदिर में पोंगल का प्रसाद बनाती हैं। नेक्स्ट अपडेट, पोषण अभियान के प्रतिभागियों की सूची में स्थान। प्रथम स्थान किसको मिला है? तो पोषण अभियान के प्रतिभागियों की सूची में पहला स्थान तमिलनाडु ने जीता है। पोषण अभियान के अंतर्गत गरीब क्षेत्रों में महिलाओं, बच्चों और गर्भवती माताओं को पोषण सुनिश्चित किया जाता है। नेक्स्ट अपडेट, टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड में क्रिकेटर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। किसको? रोहित शर्मा को। ये कार्यक्रम भीम UPI यानी भारत इंटरफेस फॉर मनी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस द्वारा संचालित किया गया था। QR आधारित टिकटों के लिए मेट्रो से समझौता किसने किया है? पेटीएम ने QR आधारित टिकटों के लिए हैदराबाद मेट्रो से एक समझौता किया है। हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड ने तेलंगाना के रसूलपुरा मेट्रो स्टेशन पर एक QR कोड आधारित मेट्रो टिकटिंग प्रणाली शुरू की है। इसमें अब यात्री अपने पेटीएम ऐप पर ही QR टिकट खरीद सकते हैं, जिसे यात्रा के लिए ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेट पर प्रदर्शित किया जा सकता है। नेक्स्ट अपडेट, डेनिस सिमगल बने यूक्रेन के प्रधानमंत्री। तो यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री का नाम क्या है? डेनिस सिमगल। यूक्रेन की संसद द्वारा इन्हें प्रधानमंत्री बनाए जाने की मंजूरी प्रदान की गई है और पिछले प्रधानमंत्री ओलेक्सी होनरुचुक का इस्तीफा मंजूर किया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की हैं और यूक्रेन की राजधानी कीव है। मुद्रा यहाँ की यूक्रेनी रिविन्या है। नेक्स्ट अपडेट, राम वन गमन पथ के निर्माण के लिए एक ट्रस्ट गठित किया गया है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। ये मार्ग चित्रकूट से अमरकंटक तक बनेगा, जहां भगवान राम ने 14 वर्ष के कारावास काल में पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वन गमन किया था। नेक्स्ट अपडेट, नारी शक्ति पुरस्कार किनको मिला? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 15 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा
दिया गया। केंद्र सरकार महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण में महिलाओं की अथक सेवा को पहचान देने के लिए हर साल नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान करती है। साल 2019 के विजेताओं में कृषि, खेल, हस्तकला, वनीकरण, वन्यजीव संरक्षण, सशस्त्र बलों तथा चित्रा के क्षेत्र से जुड़ी महिलाएं शामिल हैं। अगला अपडेट, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी सितंबर 2020 में कोलंबो, श्रीलंका के द्वारा की जाएगी और ये सम्मेलन का कौन सा संस्करण होगा? 5वां संस्करण होगा। बिम्स्टेक का अध्यक्ष 2018 और 2020 के बीच श्रीलंका है और 2020 के अंत तक अध्यक्षता थाईलैंड को सौंप दी जाएगी। बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए पहल, ये क्या है? हिंदी में नाम है बिम्स्टेक का, इंग्लिश में कहते हैं द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें बंगाल की खाड़ी के समीपवर्ती और आसन्न क्षेत्रों में 7 राष्ट्र शामिल हैं जो एक क्षेत्रीय सहायता एकता का निर्माण करते हैं। यह उप क्षेत्रीय संगठन 6 जून 1997 को बैंकॉक डिक्लेरेशन के माध्यम से अस्तित्व में आया था। ये 7 सदस्य राज्यों का गठन करता है। 7 सदस्य कौन हैं? बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं, हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कारों 2019 के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया गया है? ये पुरस्कार 3 बार के ओलंपियन हरविंदर सिंह को दिया गया है। इन्होंने अपने करियर में एक ओलंपिक स्वर्ण और 2 ओलंपिक कांस्य पदक के अलावा एशियाई खेलों में भी स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय पुरुष और हॉकी महिला टीम के कप्तानों मनप्रीत सिंह और रानी को तीसरे हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कारों में 2019 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के सम्मान से सम्मानित किया गया। बलबीर सिंह खुल्लर का हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट अपडेट, सेंट एंटनी श्राइन वार्षिक उत्सव। सेंट एंटनी श्राइन वार्षिक उत्सव की शुरुआत श्रीलंका के कच्छ तीवू में की गई। सेंट एंटनी को इसके अनुयायी द्वारा समुद्री संरक्षक संत के रूप में पूजा जाता है। कच्छ तीवी द्वीप एकमात्र मंदिर है। भारत और श्रीलंका के पुजारी उत्सव के सामूहिक जुलूस का आयोजन करते हैं। इस उत्सव में भारत के करीब 3000 से अधिक श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। दोनों सरकारों के बीच हुए एक समझौते के अनुसार भारतीयों को इस महोत्सव के लिए कच्छ द्वीप जाने के लिए भारतीय पासपोर्ट या श्रीलंकाई वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट अपडेट महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ब्लूमबर्ग वेल्थ इंडेक्स। ब्लूमबर्ग इंडेक्स में एशिया में मुकेश अंबानी, जिनकी संपत्ति कितनी मापी गई है? 41.8 अरब डॉलर को पीछे करते हुए चीनी उद्योगपति जैक मा, जिनकी संपत्ति है 44.5 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ पहले स्थान पर आ गए हैं। ये किसके द्वारा बताया गया है? ब्लूमबर्ग वेल्थ इंडेक्स के द्वारा बताया गया है। जबकि विश्व स्तर पर 500 लोगों की सूची में अमेरिका के जेफ बेजोस और बिल गेट्स क्रमशः प्रथम और द्वितीय स्थान पर हैं। विश्व स्तरीय सूची में मुकेश अंबानी और जैक मा का स्थान क्रमशः 18वां एवं 19वां है। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं, विश्व के टॉप 500 एनजीओ 2020 की सूची में प्रथम स्थान किसको मिला है? तो एक ये बांग्लादेश का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है BRAC, ब्रैक। इसका फुल फॉर्म क्या है? बांग्लादेश रूरल एडवांसमेंट कमेटी। इसने लगातार 5 सालों से सूची में अपने आप को पहले स्थान पर बना रखा है। ब्रैक की स्थापना 1972 में सर फजल हसन अबैड के द्वारा छोटे पैमाने पर युद्ध शरणार्थियों की सुविधा के लिए राहत और पुनर्वास विकास योजना के लिए की गई थी। बांग्लादेश स्थित इस संगठन की वर्तमान में एशिया और अफ्रीका में कुल 11 देशों में शाखाएं हैं। अगला अपडेट, अतुल्य भारत वेबसाइट। अतुल्य भारत की वेबसाइट 3 नई भाषाओं के साथ लॉन्च की गई है और अतुल्य भारत की वेबसाइट मोबाइल में 3 नई भाषाएं कौन कौन सी होंगी? चीनी, अरबी और स्पेनिश होंगी। अतुल्य भारत की वेबसाइट एवं मोबाइल के नए संस्करण का उद्देश्य चीनी, अरबी एवं स्पेनिश भाषी देशों के पर्यटकों को आकर्षित करना और भारत के पर्यटन स्थलों, अनुभवों और मूल्यों के बारे में अधिक से अधिक सूचना उपलब्ध कराना है। इससे पहले इस वेबसाइट को केवल हिंदी और अंग्रेजी में शुरू किया गया था। अगला अपडेट, जोमैटो ने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड सुविधा प्रदान करने के लिए बैंक के साथ साझेदारी की है। तो फूड ऑर्डरिंग और खाना पहुंचाने वाली कंपनी जोमैटो ने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड सुविधा प्रदान करने के लिए निजी क्षेत्र के RBL बैंक के साथ एक साझेदारी की है।
आरबीएल बैंक, जिसको पहले रत्नाकर बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, जोमेटो के साथ मास्टर कार्ड द्वारा संचालित ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेगा। आरबीएल और जोमेटो द्वारा पहले 24 माह में जोमेटो के लगभग 1 मिलियन यूजर्स को क्रेडिट कार्ड जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट अपडेट, हिंद महासागर आयोग में 5वें पर्यवेक्षक के रूप में भारत शामिल कर लिया गया है। हिंद महासागर आयोग के 5वें पर्यवेक्षक के रूप में भारत शामिल हुआ है। हिंद महासागर आयोग एक अंतर सरकारी संगठन है जो दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर के क्षेत्र में बेहतर सागरीय अभिशासन की दिशा में कार्य करता है। वर्तमान में हिंद महासागर आयोग में कोमोरोस, मेडागास्कर, मॉरिशस, रियूनियन जो कि फ्रांस के नियंत्रण में है और सेशेल्स द्वीप जो ये शामिल हैं। भारत के अतिरिक्त इस आयोग के 4 पर्यवेक्षक और हैं। कौन? चीन, यूरोपियन यूनियन, माल्टा और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ला फ्रांसफोनी हैं। अगला अपडेट, क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियन पुस्तक का विमोचन। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियन पुरस्कार का विमोचन किया है। ये पुस्तक प्रधानमंत्री की फ्लैगशिप योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत राज्य और जिला स्तर पर की जा रही अभिनव पहल का संकलन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से की गई थी। तो दोस्तों, इस तरह से आज हम लोगों ने मार्च के करंट अफेयर्स का लगभग 1/3 हिस्सा कंप्लीट कर लिया है। जल्दी ही कुछ और पार्ट्स में इसको हम समाप्त करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप लोअर पीसीएस मुख्य परीक्षा 2019 देने जा रहे हैं तो आप हमारे संस्थान के द्वारा डिजाइन किए गए इस क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं, जो कि आपको टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर्स और नोट्स के माध्यम से इस परीक्षा की संपूर्ण पाठ्यक्रम की तैयारी करवाएगा। इस क्रैश कोर्स के 2 मुख्य भाग हैं। पहला टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज में जो है आप 11 फुल टेस्ट जो पूरे सिलेबस पर आधारित है मिलेंगे आपको, और 5 करंट अफेयर्स के अतिरिक्त टेस्ट मिलेंगे। जितने भी टेस्ट आपको मिलेंगे उनकी व्याख्यात्मक हल सहित आपको पीडीएफ मिलेगी। ये टेस्ट ऑनलाइन आप हमारे ऐप पर या वेबसाइट पर किसी भी प्रकार से दे सकते हैं। व्याख्यात्मक हल वाली पीडीएफ में प्रश्न उत्तर के फॉर्मेट में आपको संपूर्ण नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। किस तरह का ये नोट्स है आप देख सकते हैं। तो ये आपके सामने जो है UPSSC लोअर पीसीएस मेंस एग्ज़ाम के लिए जो हमने टेस्ट सीरीज तैयार की है उसका डेमो पीडीएफ यानी टेस्ट 1 खुला हुआ है। और आप देख सकते हैं कि इस सेगमेंट में जो भी क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं उसका पहले हमने उत्तर दिया है, उसकी व्याख्या लिखी है, और व्याख्या से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको संपूर्णता के साथ जो है नोट्स के फॉर्म में वहाँ पर आपको दे दिया गया। तो मात्र ये टेस्ट सीरीज नहीं है, ये अपने आप में संपूर्ण नोट्स है। आप देख सकते हैं इसी प्रकार जो है सभी प्रश्नों की आपको व्याख्या मिलेगी। जितना ज़रूरी डिटेल है जिस प्रश्न के बारे में सब कुछ जो है उसमें आपको देखने को मिलेगा, जिससे अगर इस टॉपिक से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो आपको जो है उस प्रश्न को सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। तो आप सबसे पहले फ्री डेमो टेस्ट पीडीएफ को प्राप्त कीजिए। उसके लिए आपको लोअर मेंस लिखकर इस नंबर पर भेजना है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो है आपका उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप संतुष्ट हैं, आपको लगता है आपके एग्ज़ाम में ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सीरीज सहायक होगी, तो आप निश्चित रूप से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो लेक्चर क्रैश कोर्स में आपको 3 सेगमेंट मिलते हैं, सामान्य हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग। सामान्य हिंदी में आपको पूरे सिलेबस पर आधारित वीडियोस के साथ में पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, और इन वीडियो लेक्चर्स का भी डेमो उपलब्ध है। डेमो देखने के लिए आप हमारा डिकोड एग्जाम का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें लॉगिन करके वीडियो सेक्शन में जाकर सभी सेगमेंट्स के एक वीडियो आप जो है एडमिशन लेने से पूर्व डेमो के तौर पर देख सकते हैं। अगर आपको लगे कि हमारे शिक्षक अच्छा पढ़ाते हैं, आपके अनुरूप पढ़ाते हैं, तो आप जो है निश्चित रूप से इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। और सामान्य हिंदी, मैथ और रीजनिंग इन वीडियो लेक्चर्स को आप अलग अलग भी ले सकते हैं, एक साथ भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वीडियो लेक्चर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर सीधे कॉल करके या लोअर मेंस लिख के भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर आप केवल सामान्य हिंदी का संपूर्ण नोट्स लेना चाहते हैं तो वो ई बुक के फॉर्म में पीडीएफ में अवेलेबल है। उसके लिए आप लोअर हिंदी पीडीएफ बुक लिखकर इस नंबर पर भेज दीजिए। इसमें मुख्य परीक्षा के अनुरूप सामान्य हिंदी के सभी चैप्टर्स को पाठ्यक्रम के अनुसार जो है 100% कवर किया गया है, पूरा नोट्स दिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं 300 से अधिक पन्ने की ये पीडीएफ है, जिसमें आपको जो है सारे चैप्टर्स जो है क्रमबद्ध तरीके से जो आपके सिलेबस में है वो आपको उपलब्ध कराए जाएंगे।
किसी भी अन्य जानकारी के लिए आप सीधे हमारे सर्विस नंबर 9506742546 पर कॉल करके बात कर सकते हैं।